सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे राष्ट्रीय खेल नीति 2025 इस विषय पर बात करने जा रहा हूं। इसे आप कह सकते हैं खेलो भारत नीति 2025। आपको याद होगा कि भारत सरकार इससे पहले भी एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बना चुकी है, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। यह पॉलिसी 2001 में बनी थी और अब इसे 2025 में नई पॉलिसी के रूप में लाया गया है। यानी कि आप ये कह लीजिए कि 2001 की जो हमारी राष्ट्रीय खेल नीति रही है, यह उसका नवीनतम संस्करण है। इस नीति के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक ही अपने आप में ऐसा है जो बहुत ही सरल और सहज है, लेकिन एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यदि दो उद्देश्य परीक्षा में अगर आपको लिखने के लिए आ ही जाएं, तो वो जो दो उद्देश्य होंगे आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। होता यह है कि एग्जामिनेशन, मान लीजिए कि मुख्य परीक्षा में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय खेल नीति के क्या उद्देश्य रहे, लिखिए। हालांकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन स्टेट सिविल सर्विसेज में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट क्या शुरू करता है? खेल को बढ़ावा देना, खेल की सुविधाएं बढ़ाना, अच्छा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। नो डाउट कि ये भी उद्देश्य है, लेकिन ये मूल उद्देश्य नहीं है। ये उद्देश्य को पाने के साधन हैं। यानी कि हमने एक टारगेट फिक्स किया हुआ है, उस टारगेट को हासिल करने के लिए हमें ये सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। तो उद्देश्य क्या है दोस्तों? दो जो सबसे प्रमुख उद्देश्य हैं, उसमें से एक है कि सन 2047 तक, यानी कि जब हमारी आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, तब तक खेल की दृष्टि से भारत को दुनिया में 5 शीर्ष देशों में शामिल करना है। याद रखिए, ये नहीं कह रहा कि 5वां राष्ट्र बनाना है, जो टॉप के जो 5 देश हैं उनमें शामिल करना है। और जो दूसरा उद्देश्य ये है कि जो 2036 का ओलंपिक होने जा रहा है, उसके लिए अपनी दावेदारी को मजबूत करना है। स्वाभाविक है कि जब आप अपने दावेदारी को मजबूत करने जाएंगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं, क्यों आपको इसकी मेज़बानी सौंपी जाए। तो आपको बताना पड़ेगा ना कि देखिए, हमारे पास इस तरह के स्टेडियम हैं, इस तरह के हमारे पास सुविधाएं हैं, और फिर हम इस तरह के इंटरनेशनल गेम्स का आयोजन भी कर चुके हैं और सफलतापूर्वक आयोजन कर चुके हैं। तो ये कह लीजिए कि खेल के मामले में यह हमारा सीवी होगा। उसको देखने के बाद फिर जो ओलंपिक कमेटी है वो फैसला करेगी कि भाई 2026 की मेज़बानी आपको सौंपी जाए या ना सौंपी जाए। तो आपके दिमाग में ये बहुत स्पष्ट रूप से दर्ज हो जानी चाहिए कि जो उद्देश्य हैं ये दो हैं। इन उद्देश्यों को पाने के लिए जो तरीके अपनाए जाएंगे, उसका उल्लेख इस खेल नीति में बहुत विस्तार के साथ किया गया है। मज़ेदार बात यह है कि खेल नीति में जो डिटेल्स दी गई हैं कि हम इसमें क्या क्या करेंगे, अगर आपसे मैं कहूं कि आप इस पर एक टिप्पणी लिखिए, तो आप बड़ी आसानी से लिख लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश की जो खेल की समस्याएं हैं वो किस तरह की समस्याएं हैं। सीधी सी बात है कि उन समस्याओं को हमें दूर करना है। लेकिन फिर भी खेल नीति में जो बातें कही गई हैं, मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है कि मैं उन्हें आपके सामने रखूं। देखिए, मैंने कहा कि 2036 के ओलंपिक की हम दावेदारी पेश करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि जो ढांचा तैयार किया जाता है, जो स्टेडियम तैयार किए जाते हैं और जो दूसरी सुविधाएं होती, प्रशिक्षण की सुविधाएं, वो सब बेहतर बनाई जाएंगी। पहली बात, यानी कि जो ढांचा है वो तैयार किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो ढांचा तैयार किया जाएगा, जैसे स्टेडियम बनने हैं, तो ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े महानगरों में बड़े अच्छे अच्छे स्टेडियम बना दिए गए और बस बात बन गई, क्योंकि जो ओलंपिक गेम्स होंगे वो तो यहीं होंगे। नहीं, चूंकि आप 5 शीर्ष स्थानों में पहुंचना चाह रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको देश के अलग अलग भागों में सुविधाएं प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ताकि वहां हमारे खिलाड़ी तैयार हो सकें। खिलाड़ी तैयार ही नहीं हो सके, बल्कि वहाँ प्रतियोगिताएं कराई जा सकें। तो सीधी सी बात है कि जो दूसरा पॉइंट होगा ये होगा कि सरकार कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ लीग मैच कराए जाएं, यानी कि खेल का जो प्रदर्शन होता है उसको बढ़ावा दिया जाए। तो वहीं से खिलाड़ी निकल करके आएंगे, तभी हम 5 शीर्ष देशों में अपना स्थान
बना सकेंगे। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। दोस्तों, जो अगली जो महत्वपूर्ण बातें होंगी, उसका जो मूल उद्देश्य होगा वो ये कि किस तरीके से हम खेल को एक जन आंदोलन बना सकें। यानी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारा जो समाज है, हमारी जो सरकार है, वो खेल को न केवल बढ़ावा ही दे बल्कि उसे स्वीकार भी करे। और जो हमारे खिलाड़ी हैं उन्हें समाज में न केवल सम्मानजनक स्थान ही मिल सके, न केवल उपयुक्त पहचान ही मिल सके, बल्कि जीवन यापन के साधन भी प्राप्त हो सकें। तो इसके लिए भी इस नीति में बाकायदे भरपूर प्रोविजंस किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर कि जो खिलाड़ी हमारे होंगे उनको आगे चल कर के किस तरह के रोजगार मिल सकेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, इसके लिए सभी मंत्रालयों और विभागों की गतिविधियों और योजनाओं में इन्हें शामिल किया जाएगा। जैसे अभी भी देखिए कि बहुत से अच्छे खिलाड़ी जो मेडल लेकर के आते हैं, उनके बारे में आप पढ़ते हैं कि डिफेंस में उन्हें ये नौकरी दे दी गई, एयरलाइंस में उन्हें ये नौकरी दे दी गई, रेलवे में उन्हें ये नौकरी दे दी गई। तो नौकरी करते नहीं हैं, नौकरी करने की उन्हें ज़रूरत नहीं होती है, वो अपना खेल ही खेलते रहते हैं। बस चूंकि मंत्रालय ने उन्हें अपने यहाँ अपॉइंटमेंट दे दिया है, तो उस अपॉइंटमेंट के नाते उनको जो सैलरी मिलनी चाहिए, उनको जो दूसरी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं और सैलरी उनको वहाँ मिलती रहती है। तो एक प्रकार से प्रोटेक्ट हो जाता है उनका जीवन, उनका कैरियर। क्योंकि खेल का जो जीवन होता है, स्पैन ऑफ लाइफ है, वो बहुत कम है, क्योंकि इसमें शारीरिक क्षमता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कितने लंबे समय तक आप अपनी शारीरिक क्षमता को बनाए रखेंगे? अगर शारीरिक क्षमता से आप चूक गए तो फिर क्या होगा? तो इस तरह का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए भी बाकायदे इस खेल नीति में प्रोविज़न किया गया है। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें जो कही गई है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये है कि इसके लिए बाकायदे एक कानूनी ढांचा तैयार किया जाएगा और खेल के प्रशासन के लिए एक मजबूत नियामक तंत्र बनाया जाएगा। देखिए, अक्सर खेल के बारे में आपको सुनने को मिलता होगा कि इस तरह से ये जो हमारे संस्थान हैं, जो फेडरेशंस हैं, किस तरीके से राजनीति करते रहते हैं, किस तरह से खिलाड़ियों के साथ भेदभाव किया जाता है। इस तरह की बहुत सी बातें सुनने में, पढ़ने में आती हैं। तो ये जो मजबूत नियामक जो ढांचा होगा वह इनकी देख रेख करेगा, या यूं कह लीजिए कि इन पर एक तरीके से निगरानी रखी जा सकेगी और एक सिस्टमेटिक तरीके से निगरानी रखी जा सकेगी। पैसों की कमी को आप कैसे दूर करेंगे? खेल के लिए कहाँ से इतना पैसा आएगा? तो इस फंड जुटाने के लिए भी बाकायदे इस खेल नीति में व्यवस्था की गई है कि 2 सिस्टम आपने सुने होंगे। एक PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, यानी कि इसमें सरकार भी पैसा लगाएगी और जो प्राइवेट लोग हैं वो भी पैसा लगाएंगे, यानी कि जो उद्योगपति हैं, जो कंपनीज हैं, वो भी पैसा लगाएंगी। तो दोनों मिलकर के धन इकट्ठा करेंगे। तो खेल के क्षेत्र में ऐसा किया जा सकता है। आप देखिए कि हमारे यहाँ जो सड़कों का कायाकल्प हुआ है वो PPP मॉडल के तहत ही हुआ है। और जो दूसरा है वो CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए बाकायदे एक नियम बना हुआ है कि यदि किसी कंपनी का प्रॉफिट हर साल इतना या इतने से अधिक है तो उन्हें अपने प्रॉफिट का 2% इन कामों में लगाना पड़ेगा। क्योंकि कंपनी समाज से अर्न कर रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो समाज के लिए भी कुछ करे। तो उसमें भी स्पोर्ट्स को शामिल कर लिया जाएगा। तो यदि आप स्पोर्ट्स पर खर्च कर रहे हैं तो उस खर्च को CSR के अंतर्गत किया गया खर्च मान लिया जाएगा। दोस्तों, अब तो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इस क्षेत्र में भी बहुत ज़बरदस्त साइंस आ गया है। तो बाकायदे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ट्रैकिंग के लिए, अनुसंधान के लिए, कार्यक्रम के आयोजन के लिए, कार्यान्वयन के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो डेटा एनालिटिक्स है, उन सब में जो संभावनाएं पैदा हो रही हैं उनका भी भरपूर रूप से प्रयोग करने की कोशिश की जाएगी।
सरकार का ये कहना है कि हमने ये जो अपनी नीति बनाई है ये राष्ट्र की नीति है, इसीलिए वो अपेक्षा करेगी कि जो हमारे राज्य हैं वे राज्य भी और केंद्र शासित प्रदेश भी इसी नीति के अनुकूल अपने यहाँ नीतियाँ बनाएं, यानी कि यह नीति एक प्रकार से मॉडल का काम करेगी। तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पूरे देश की जो नीतियाँ होंगी या जो व्यवस्थाएं होंगी वो लगभग लगभग एक जैसी हो सकेंगी और इससे खेल को एक ही दिशा में ले जाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि हमारे यहाँ तकनीकी की बहुत कमी है, प्रशिक्षण की बहुत कमी है, अच्छे कोच नहीं मिलते हैं। तो सरकार की कोशिश होगी कि देश में अच्छे कोच लाए जाएं, तकनीकी अधिकारी लाए जाएं और अच्छे कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारे राष्ट्रीय खेल नीति 2025 की कुछ महत्वपूर्ण बातें। एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि ये स्पोर्ट्स पॉलिसी है, तो इसीलिए मान करके चलिए कि इसकी जो लाइफ है, यानी कि इस टॉपिक की जो लाइफ है वो अपेक्षाकृत लंबे समय तक रहेगी। उसका कारण ये है कि जब भी स्पोर्ट्स की बात होगी तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उसमें आप इस नीति को शामिल कर सकें। एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि कोशिश की जाएगी कि ये जो स्पोर्ट्स है ये केवल स्पोर्ट्स तक सीमित न रहे, इसे स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा और बाकायदे खेल को पर्यटन और आर्थिक विकास से भी जोड़ा जाएगा। तो सीधी सी बात है कि इनसे खेल में एक जीवंतता आ सकेगी, कंटिन्यूटी बनी रह सकेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।